जैसा कि हमने अभी पिछले वाले वीडियो में आपको जो है मैकाले के विवरण पत्र को हमने आपको समझाया कि मैकाले ने विवरण पत्र में अपने जो सिफारिश किया था शिक्षा को लेकर, पाश्चात्य शिक्षा को जो है साहित्य माना और जो है भारतीय शिक्षा को उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा को उन्होंने कहा कि ये इसमें कोई ऐसा शिक्षा नहीं है कि जो जनसाधारण लोगों को दिया जाए, ये सिर्फ मजाक की बातें उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा का मजाक उड़ाया। तो उसी में अब हम ये पढ़ेंगे कि वुड का घोषणा पत्र आया जब 1853 में मैकाले का जो है विवरण पत्र समाप्त होने के बाद कंपनी में जो है वुड का घोषणा पत्र आया। तो पहले हम ये देखेंगे कि कंपनी के बारे में कि कंपनी के आज्ञा पत्र में प्रति 20 वर्ष के बाद परिवर्तन किया जाता है, मतलब किया जाता था, यहाँ पे आना चाहिए, किया जाता था। जैसे मान लीजिए आप कि जब 20 वर्ष हो जाता था तो 20 वर्ष के बाद कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर किया जाता था। उसमें ये परिवर्तन किया जाता था, कोई अपना जो है विचार उस पर डालता था, उस पर विचार करने के बाद उसमें संशोधन किया जाता था। तो उसी के बारे में दिया गया कि कंपनी के आज्ञा पत्र में प्रति 20 वर्ष के बाद परिवर्तन किया जाता था। जैसा कि हम पीछे देख चुके हैं, पिछले वाले जो है, जैसे आप ले लीजिए अंग्रेजी शिक्षा में आपने पढ़ा, जैसे कि उसमें आया जो है अनिश्चितता का युग आया, प्राच्य पाश्चात्य का युग आया। उसके बाद जो है मैकाले का विवरण पत्र आया। तो उन 20 वर्षों के बीच में जो संशोधन हुआ, संशोधन के बाद जो बदलाव आया शिक्षा में, और उसके बाद जो है देखा गया कि 1813 के पश्चात 1833 में कंपनी के आज्ञा पत्र में बदल दिया गया। मतलब 1833 में कंपनी ने आज्ञा पत्र को बदल दिया था। बदलने के बाद उसमें मैकाले का विवरण पत्र आया। मैकाले ने प्राच्य को नहीं, पाश्चात्य को, साहित्य और विज्ञान को काफ़ी उसकी विशेषता बतलाया और उसने कहा कि इसके ही माध्यम से जो है शिक्षा दी जाए और जो है पाश्चात्य साहित्य ही लोगों के जीवन को भावी और अच्छा बना सकता है, जिससे उसके जीवन में वह उपयोगी शिक्षा हो सकता है। बल्कि प्राच्य को उन्होंने नकारा, उसका मजाक उड़ाया, व्यंग्यात्मक था, उस पर जो है मजाक बनाया। इस चीज़ को मैकाले ने किया। उसके बाद जो है 1853 के बाद 1853 में ही वुड का घोषणा पत्र पड़ चुका था कंपनी में। उसके बाद 1854 पर इस पर नज़र डाला गया। तो 20 वर्षों के बाद जैसे कहा जा रहा है कि जो है कंपनी में, मतलब इसमें पत्र में बदलाव किया जाता है, परिवर्तन कुछ न कुछ होता है। उसके बाद वुड का जब घोषणा पत्र 1854 में पड़ा, तो 1854 में जो है आज्ञा पत्र का, अतः 1853 में पुनः आज्ञा पत्र में परिवर्तन करने का अवसर आया। अंग्रेज सरकार ने भी यह अनुभव किया कि यह भारतीय शिक्षा की अवहेलना अधिक समय तक नहीं किया जा सकता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि इतने समय से 20 वर्षों के बीच में जो परिवर्तन चल रहा था शिक्षा को लेकर, कंपनी में जो आज्ञा पत्र पढ़ रहे थे, उसमें लोग का अंग्रेजी शासन में सिर्फ अंग्रेजों का ही शिक्षा, अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा देने की जो बात की जा रही थी और भारतीय शिक्षा का अवहेलना किया जा रहा था। तो उनमें जो अंग्रेज शासन चल रहा था, तो अंग्रेजों के शासन में यह कहा गया कि बहुत दिन तक जो है भारतीय शिक्षा का अवहेलना नहीं किया जा सकता है। इसके लिए हमें इस पर फिर से विचार करना पड़ेगा। अतः आज्ञा पत्र को प्रकाश में लाने से पूर्व लोकसभा ने एक प्रवर समिति बनाई। प्रवर समिति की सहायता की। प्रवर समिति के सदस्यों ने हमारे देश की 1853 तक की शिक्षा का गहन अध्ययन किया। कहा गया कि एक क्या बनाया गया, एक कमेटी बनाई गई या एक समिति बनाई गई। समिति कौन सी? समिति का नाम क्या था? प्रवर
तिरपन तक 1853 तक ये जो प्रवर समिति थी वो 1853 तक के शिक्षा का गहन अध्ययन किया, शिक्षा का गहन अध्ययन किया और गहन अध्ययन किया और उसके बाद जो है उन्होंने गहन अध्ययन करने के बाद इस समिति के सुझाव के आधार पर कि 19 जुलाई 1854 को कंपनी के संचालकों ने वुड का घोषणा पत्र प्रकाशित किया। तो ये जो समिति था, समिति ने जब अध्ययन किया तो अध्ययन के बाद उन्होंने जो सुझाव दिया उसमें सुझाव देने के बाद 19 जुलाई 1854 को वुड का घोषणा पत्र प्रकाशित किया गया और प्रकाशित किया गया। चार्ल्स वुड बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रधान था, तो उसी के नाम पर इसका नाम वुड डिस्पैच पड़ा। वुड डिस्पैच का नाम पड़ा गया, जैसे कि पहले इसका नाम जो है रखा गया था चार्ल्स वुड बोर्ड ऑफ कंट्रोल का ये प्रधान था, तो उसी का नाम, उसके नाम पर इसका नाम वुड डिस्पैच पड़ा। तो घोषणा पत्र के अंदर भारतीय शिक्षा की समस्याओं पर विस्तार रूप से विचार किया गया था। जो ये वुड का घोषणा पत्र उसमें कंपनी में आज्ञा पत्र में डाला गया था, तो उस पर इस घोषणा पत्र में यही लिखा गया था कि भारतीय शिक्षा के समस्याओं के बारे में, विचारों के बारे में जो है, जो समस्या थी शिक्षा को लेकर उसके बारे में उनका विचार जो है उसमें पत्र में लिखा गया था। जैसे कि इसका जो है जो विस्तार रूप से समस्याओं का जो है विचार किया गया था, वुड ने उसमें विस्तार रूप से जो है भारतीय शिक्षा की समस्याओं का विचार किया था। तो इस पर जैसे अब ले लीजिए कि आज्ञा पत्र की आवश्यकता और समस्यापूर्ण विषयों का स्पष्टीकरण। तो अब हम देखेंगे कि पत्र में जो समस्यापूर्ण जो है विषयों पर स्पष्टीकरण क्या क्या जो है दिया गया था, क्या क्या विचार उसमें लिखा गया था। तो इसके बारे में जो है हम विचारों के बारे में और आवश्यकताओं के बारे में आपको जो है बताएंगे, इस प्रकार से कि वुड का क्या विचार था। तो अब हम आज्ञा पत्र की आवश्यकता और समस्यापूर्ण विषयों की स्पष्टीकरण के बारे में पढ़ेंगे कि जो उन्होंने जो है जो घोषणा पत्र में उन्होंने अपने विचारों को भारतीय शिक्षा की समस्याओं के बारे में जो है विचार या पत्र लिखा था, उस पत्र में क्या स्पष्टीकरण थी और क्या किन विषयों पर समस्या उन्होंने और क्या आवश्यकता थी उस पत्र में, आज्ञा पत्र में उन्होंने दिया था, इसके बारे में जो है हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहले में ये है कि घोषणा पत्र में सर्वप्रथम यह स्पष्ट किया गया कि शिक्षा प्रसार का संपूर्ण भार कंपनी को अपने ऊपर लेना चाहिए। उसका प्रथम कर्तव्य है कि अन्य विषयों से अधिक महत्व शिक्षा को प्रदान करें। कहने का मतलब ये था कि जो उनका विचार था शिक्षा को लेकर, वुड का जो विचार था, उनके कहने का मतलब ये था कि जो कंपनी लोगों को कमेटी बनाकर या कमिश्नरियों को जो है मिशनरियों को या कोई कमीशन एक बनाकर शिक्षा का जो है व्यय कर रहे थे, जो धनराशि व्यय कर रहे थे, वो कंपनी खुद अपने ऊपर उस चीज़ को ले, किसी और को इसको न सौंपे। यह उसका कर्तव्य होता है कि कंपनी स्वयं इसका निरीक्षण करे और ये देखे कि शिक्षा का जो हम प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, क्या वह उनके तक पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है, या कंपनी अपने ऊपर स्वयं इसका जो है भार संभाले और अन्य विषयों से अधिक जो विषयों का महत्व दे रहा था वो अन्य विषयों से अधिक जो है शिक्षा पर अपना जो है विचार प्रस्तुत करे, न कि विषयों पर विचार प्रस्तुत करे, शिक्षा पर अधिक जोर दे। तो ये पहला जो है
और दूसरा था आपका प्राच्य साहित्य तथा भाषाओं को व्यर्थ न बताकर आज्ञा पत्र के निर्माताओं ने उसे देश की आवश्यकता बताया, पर साथ ही यह कहा कि पाश्चात्य साहित्य और भाषा के महत्व को भुलाया नहीं जा सकता। कहने का मतलब यह था कि दूसरे वाले में जो उन्होंने कहा था, दूसरा जो था उसमें प्राच्य मतलब कि भारतीय जो साहित्य था उसको बेकार न समझें, उनके देश का वह भाषा है तो उसकी भी महत्व उन्हें देना चाहिए, और साथ में यह करना चाहिए उनको कि आज्ञा पत्र के निर्माताओं के उसी देश की आवश्यकता को बताना चाहिए कि आपकी यह आवश्यकता है, यह जरूरी है आपके लिए कि आप अपने भाषा में शिक्षा ग्रहण करें। इसके लिए कोई बाध्य नहीं किया जाएगा, पर साथ ही यह कहा गया कि पत्र में कि पाश्चात्य साहित्य पर भी जो है भाषा के महत्व को भुलाया नहीं जा सकता। कहने का मतलब यह है कि जो प्राच्य भाषा साहित्य है और पाश्चात्य, इन दोनों को साथ में रखा जाए। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में जो भाषाएं हैं उसको निरर्थक बताया जाए और पाश्चात्य को सार्थक बताया जाए, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। दोनों को उन्होंने ये कहा कि दोनों का महत्व इस देश में दिया जाना चाहिए, जिससे कि लोगों का भविष्य सुधर सके और वो आगे चलकर अपने जीविकोपार्जन को चलाने के लिए सही ढंग से शिक्षा ग्रहण कर सके। इसके लिए वह स्पष्टीकरण मतलब पत्र में अपना स्पष्टीकरण दिए थे, अपनी समस्या पर उन समस्याओं को सुलझाने के लिए स्पष्टीकरण पत्र में दिया गया था। तीसरे में है कि आज्ञा पत्र ने शिक्षा के माध्यम पर विचार प्रकट करते हुए कहा कि केवल अंग्रेजी को ही शिक्षा का माध्यम न बताया जाए, वरन अंग्रेजी के साथ साथ भारतीय भाषाओं को भी माध्यम बनाया जाए। देखो जैसे तीसरे में क्या आ गया कि आज्ञा पत्र में यह भी लिखा गया कि भारतीय देश में अगर हम जो शिक्षा का आचार प्रसार कर रहे हैं वह आचार प्रसार जो है अंग्रेजी का ही माध्यम नहीं होना चाहिए, इसके साथ साथ हमें भारतीय भाषाओं का भी माध्यम उसमें बनाना चाहिए, नहीं तो शिक्षा का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और हमको अपने विचार प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि अंग्रेजी शिक्षा माध्यम बन जाएगा या साथ ही साथ उसके जो है भारतीय शिक्षा का भी माध्यम बनाए, दोनों का माध्यम। उन्होंने एक पक्ष को नहीं रखा कि सिर्फ अंग्रेजी का ही जो है अंग्रेजी माध्यम से ही शिक्षा दिया जाए, नहीं, उन्होंने जो है अंग्रेजी माध्यम के साथ साथ भारतीय शिक्षा के माध्यम से शिक्षा देने की बात उन्होंने स्पष्टीकरण अपना जो इस पत्र में लिखा था। अब हम बात करेंगे घोषणा पत्र की सिफारिशें। घोषणा पत्र की सिफारिशें क्या है? ठीक, तो घोषणा पत्र की सिफारिशों के बारे में हम लिखेंगे, पढ़ेंगे। ये तो पहली थी, इसमें हमने पढ़ लिया, ठीक। और दूसरे में क्या थे? घोषणा पत्र की सिफारिशें। पत्र की सिफारिशें, घोषणा पत्र की सिफारिशें। तो घोषणा पत्र की सिफारिशें में यह लिखा गया था कि जो सिफारिश किया गया है घोषणा पत्र में, वो सबसे पहले था शिक्षा। सबसे पहले कौन सा था? शिक्षा का उद्देश्य था। तो सबसे पहले सिफारिश में क्या था? शिक्षा का उद्देश्य। शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए, जो उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया और उसमें सिफारिश किया पत्र में, घोषणा पत्र में जो सिफारिश किया था शिक्षा को लेकर, तो सबसे पहले ये किया था कि शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए। शिक्षा के उद्देश्य कैसे होने चाहिए, किस उद्देश्य, शिक्षा हमें किस उद्देश्य पर देना चाहिए कि जिससे कि बच्चे का या बालक का भविष्य सही ढंग से संवर सके या वो शिक्षा का अर्थ समझ सके,
कंपनी ने अधिकारियों को स्पष्ट कर दिया कि भारतीयों में शिक्षा प्रसार करने का उद्देश्य उनके नैतिक, बौद्धिक तथा आर्थिक स्तर को उठाने के साथ साथ शासन को दृढ़ करने वाले तथा राजपदों को संभालने के योग्य भारतीयों को उत्पन्न करना चाहिए। उनके कहने का मतलब जैसे शिक्षा जो दिया जाए बच्चों को, बालकों को, ऐसी शिक्षा दिया जाए जिन उनका जैसे सर्वांगीण विकास हो सके। आर्थिक रूप, सामाजिक रूप से होना चाहिए, बौद्धिक रूप से होना चाहिए, शारीरिक रूप से होना चाहिए, आर्थिक रूप से होना चाहिए, और जो है स्तर को उठाने के साथ साथ उन्हें राज्य को संभालने के लिए या राजपद को संभालने के लिए जो है राजपदों को संभालने के लिए सुदृढ़ बनाना चाहिए। इस दृष्टि से जो है हमें शिक्षा का उद्देश्य रखना चाहिए और इस प्रकार से हमें शिक्षा देनी चाहिए। फिर आता है इसमें जो है पाठ्य विषय। हमें शिक्षा, उन्होंने पहले उद्देश्य रखा, उसके बाद दूसरा सिफारिश क्या किया था पत्र में, पाठ्य विषय। मतलब कि पाठ्य विषय क्या होना चाहिए, जैसे प्राथमिक स्तर पर या उच्च स्तर की कोई बात ही नहीं, प्राथमिक स्तर की ही बात कही जा रही थी कि पाठ्य विषय। तो पाठ्य विषय में क्या होना चाहिए जिससे कि बच्चे का बौद्धिक, आर्थिक और सामाजिक ढंग से विकास हो सके, नैतिक रूप से विकास हो सके। इसके बारे में उन्होंने जो है बताया कि पाठ्य विषय क्या होना चाहिए। तो पाठ्य विषय में प्राच्य भाषाओं में संस्कृत और अरबी महत्ता को स्वीकार करते हुए, मतलब कहने का मतलब यह है कि पाठ्य विषय जो होना चाहिए उनका, भारतीय लोगों का, वह संस्कृत तथा अरबी भाषा में होनी चाहिए उनका पाठ्य विषय, और उन्हें पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया। घोषणा पत्र ने इन भाषाओं के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हिंदू और मुस्लिमों का सहयोग प्राप्त करने के लिए तथा कानून की दृष्टि से उनको पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाए, परंतु साथ ही पाश्चात्य ज्ञान व विज्ञान को भारतीयों के लिए उपयोगी माना गया। कहा गया कि जैसे घोषणा पत्र में यह लिखा गया कि संस्कृत और अरबी भाषा को पाठ्यक्रम बनाया जाए और शिक्षा का माध्यम बनाया जाए, और माध्यम के साथ साथ उनका एक स्थान दिया जाए। स्थान के साथ साथ यह भी देखा जाए कि उन्हें पाश्चात्य जो है ज्ञान और विज्ञान को भी उनके जीवन में महत्व बताया जाए। ऐसा नहीं है कि आप अपने ही माध्यम में, अपनी भाषा के माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो वो शिक्षा सिर्फ अपने ही भाषा के माध्यम से सही होगा, नहीं। उन्होंने कहा कि पाश्चात्य में जो ज्ञान और विज्ञान है वो भी उनके लिए महत्वपूर्ण है, इसके बारे में भी उन्हें शिक्षा दी जानी चाहिए। ये पाठ्य विषय था। तीसरा हमारा था शिक्षा का माध्यम। हमारा शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? शिक्षा का माध्यम, तो शिक्षा का माध्यम ये था कि कंपनी के संचालकों को दृढ़ विश्वास था कि प्राच्य भाषाओं का एक विशेष महत्व है और जनसाधारण में शिक्षा प्रचार इन्हीं भाषाओं के माध्यम द्वारा किया जा सकता है। अतः अंग्रेजी भाषा की शिक्षा का माध्यम उन व्यक्तियों के लिए ही होगा जो इस भाषा का ज्ञान रखते हैं तथा इसका अध्ययन करना चाहते हैं। अतः अंग्रेजी व देसी दोनों ही भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। कहने का मतलब ये है कि पाश्चात्य संचालकों के माध्यम से, विचारों से यह प्रकट होता है कि शिक्षा जो दिया जाएगा वह शिक्षा ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ पाश्चात्य होगा, नहीं। पाश्चात्य और भारतीय दोनों भाषाओं में उन्हें शिक्षा दिया जाएगा। कोई बात इस पर नहीं होगा कि सिर्फ आपको पाश्चात्य ही, जैसे मैकाले का क्या था, तो मैकाले में सिर्फ यही था कि सिर्फ अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देना था, न कि संस्कृत, अरबी और फारसी में देना था। लेकिन बोर्ड के घोषणा पत्र में यह सीधे सीधे कहा गया कि जिन बालकों को संस्कृत, अरबी भाषा में शिक्षा ग्रहण करना है वो कर सकता है, जिनको अंग्रेजी में
जिसी भाषा में शिक्षा लेना चाहता है उसको भी शिक्षा दी जाएगी। तो इस प्रकार से प्राच्य और पाश्चात्य दोनों ही प्रकार से शिक्षा का माध्यम बनाया जाए, इस पर उन्होंने अपनी सिफारिश जो है लिखी थी और वुड घोषणा पत्र में यही सिफारिश उन्होंने किया था। और चौथा हमारा है जन शिक्षा विभाग। चौथा हमारा क्या है? जन शिक्षा विभाग। जन शिक्षा विभाग, तो ये जन शिक्षा विभाग में क्या है कि इसमें उन्होंने जन शिक्षा विभाग में उन्होंने ये जो है जन शिक्षा विभाग में उन्होंने ये चीजें कहा कि घोषणा पत्र के अनुसार प्रत्येक प्रांत में एक जन शिक्षा विभाग को स्थापना की सिफारिश की। कहने का मतलब ये था कि जो जन शिक्षा विभाग हर प्रांत में की स्थापित होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत दूर दूर एक एक प्रांत में जो है जन शिक्षा विभाग होनी चाहिए, जिससे कि ये चीज़ें जो है शिक्षा का एक विभाग बनाया जाए, लोग वहाँ पर जाकर शिक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। साथ ही यह भी आदेश दिया गया कि प्रत्येक प्रांत में इस विभाग का पदाधिकारी जन शिक्षा संचालक नियुक्त किया जाए, उसकी सहायता के लिए तथा कार्य को सुगम बनाने के निरीक्षक रखा जाए। मतलब कहने का मतलब जैसे जन शिक्षा विभाग बना जाए तो जन शिक्षा विभाग में निरीक्षक करने के लिए छोटे छोटे जगहों पर जैसे स्कूल खोले गए हैं, तो उसके लिए एक जो है एक निरीक्षक नियुक्त किया जाए और उस प्रांत में जो विभाग बनाया गया उसमें पदाधिकारी रखा जाए और समय समय पर स्कूलों में जाकर जो है ये देखा जाए कि शिक्षा का जो माध्यम है वो सही ढंग से बच्चों को उस भाषा में शिक्षा दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है। इस चीज़ का निरीक्षण उन्हें करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने सिफारिश किया था जन शिक्षा विभाग। पांचवा हमारा है विश्वविद्यालय। पांचवा क्या है हमारा? विश्वविद्यालय। तो विश्वविद्यालय के बारे में उन्होंने अब आया कि उच्च शिक्षा के बारे में भी उन्होंने कहा था। जैसे प्राथमिक शिक्षा के और माध्यमिक शिक्षा के बारे में बतलाया, उसी प्रकार जो है उच्च शिक्षा के बारे में बात। तो पांचवा हमारा क्या है? पांचवा हमारा विश्वविद्यालय के बारे में उन्होंने वुड घोषणा पत्र में सिफारिश जो है किया था। पांचवा क्या था? विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय, तो विश्वविद्यालय के भी बारे में उन्होंने बात जो है अपनी रखी थी, ये सिफारिश किया था। तो घोषणा पत्र में उन्होंने उल्लेख किया गया कि अब समय आ गया है जबकि भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए और उदार तथा नियमित शिक्षा को उत्साहित किया जाए। अतः आज्ञा पत्र ने सिफारिश की कि उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए कलकत्ता, बम्बई और आवश्यकता अनुसार मद्रास में विश्वविद्यालय का सर्वोच्च जो है अधिकारी चांसलर हो। चांसलर की सहायता के लिए वाइस चांसलर तथा फेलोज होंगे। इन सब को सम्मिलित करके एक सीनेट का निर्माण किया जाएगा। यह सीनेट विश्वविद्यालय के लिए नियमों का निर्माण करेगी। परीक्षा लेने तथा उपाधियां देने विश्वविद्यालय के ही प्रमुख कार्य है। मतलब कि उन्होंने जो विश्वविद्यालय की भी सिफारिश की। तो यह सारी चीज़ें जो है उच्च शिक्षा के बारे में बात की कि विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए। पहले कलकत्ता, मुंबई और आवश्यकता अनुसार अगर पड़ेगा तो मद्रास में भी विश्वविद्यालय की उच्च शिक्षा की स्थापना की जाए और उसमें एक चांसलर रखा जाए और चांसलर के साथ साथ वाइस चांसलर रखा जाए और
सिफारिश किया गया था। अब आता है छठवां है क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना। क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना इसमें भी इन्होंने जो है उनके घोषणा पत्र में क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना करने के लिए जो है उसमें सिफारिश किया गया था कि जैसे क्रम बाय क्रम जो है विद्यालय की स्थापना होनी चाहिए। शिक्षा संगठन को सुचारू रूप से संचालन के लिए यह आवश्यकता थी कि क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना की जाए, यानी प्राथमिक विद्यालय, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल व अंत में कॉलेज हो। मतलब कि क्रमबद्ध के अनुसार जैसे प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर और उच्च स्तर, इस प्रकार से शिक्षा देने के लिए क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना की जाए। इसके बारे में उन्होंने कहा था पहले प्राथमिक स्कूल हो, इसके बाद मिडिल हो, मिडिल के बाद हो जो है माध्यमिक हो और माध्यमिक के बाद जो है कॉलेज की स्थापना की जाए। इसके लिए भी जो है उनके घोषणा पत्र में जो है क्रमबद्ध विद्यालयों की सिफारिश किया गया था। अब आता है सार्वजनिक शिक्षा का प्रसार। सार्वजनिक शिक्षा का प्रसार सातवां था सार्वजनिक शिक्षा का प्रसार। सार्वजनिक शिक्षा का प्रचार इसके लिए भी उन्होंने सिफारिश किया था। घोषणा पत्र में ऑकलैंड के नित्यानंद सिद्धांत की आलोचना की। तभी एक सरकार उच्च वर्ग के व्यक्तियों की शिक्षा पर भी राज्य कोष का अधिकांश भाग व्यय करती थी। परिणाम स्वरूप जनसाधारण की शिक्षा का प्रश्न अंधकार में डूब रहा। घोषणा पत्र के समर्थकों ने इस कमी का अनुभव किया। अब हमको चाहिए कि अपने अनुसार जो पत्र में सिफारिश किया गया था उसके बाद अपना ध्यान उस पर महत्वपूर्ण विषयों पर होनी चाहिए। इस प्रकार से जो है जिसकी अवहेलना की जा रही है की गई, दूसरे शब्दों में जीवन के समस्त पक्षों के लिए व्यवहारिक शिक्षा तथा उस जनसाधारण को किस प्रकार प्रदान की जाए जो बिना किसी सहायता के किसी भी प्रकार आज्ञा प्राप्त करने में असमर्थ हो। कहने का मतलब सार्वजनिक शिक्षा का जो प्रसार किया गया उसमें कई भी प्रकार के कई लोग आ जाते थे, तो उसमें जो शिक्षा देने की बात कही जा रही थी वो सिफारिश किए थे कि शिक्षा जो होनी चाहिए वो सार्वजनिक होनी चाहिए और उसमें जो है जो शिक्षा अंधकार में था उसको उज्ज्वल की ओर ले जानी चाहिए। इसके लिए उनके घोषणा पत्र में सिफारिश किया गया था। अब आता है सहायक अनुदान। हमारा आता है 8वां क्या है, सहायक अनुदान। सहायक अनुदान है मतलब ये कि जब शिक्षा ग्रहण कर मतलब सिफारिश किया गया उनके घोषणा पत्र में कि जो शिक्षा दी जा रही है उसके लिए हमें कुछ सहायक अनुदान कैसे देना या कैसे लेना है, इस प्रकार से इसके लिए भी उन्होंने सिफारिश किया था आज्ञा पत्र में। तो घोषणा पत्र में शिक्षा क्षेत्र में सरकार की आर्थिक नीति का उल्लेख किया कि भारतीय शिक्षा का भार अकेले उठाने में असमर्थ है, अतः सरकार अपनी ओर से नवीन विद्यालयों की स्थापना नहीं करेगी, परंतु देश के उदार धनवान व्यक्तियों का पाठशालाएं खोलने के लिए उत्साहित अवश्य करेगी और इसके लिए उन्हें राजकोष से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
कि हम अकेले जो है इसका खर्च नहीं वहन कर सकेंगे। आर्थिक रूप से उन्होंने सरकार से जो है इसके लिए मदद मांगी और साथ ही साथ जो धनी वर्ग के व्यक्ति थे उनके लिए भी कहा गया कि आप लोग भी कुछ मदद कीजिए आर्थिक रूप से, जिससे कि जन शिक्षा के लिए जो है स्कूल खोला जाए और स्कूल खोलिए उसके लिए सरकार भी राजकोष से अपने कुछ न कुछ जो है आर्थिक रूप से आपका मदद करेगी और सहायता करेगी। भारतीय शिक्षा का अकेले बोझ उठाना उनके लिए, कंपनी के लिए बस की बात नहीं थी। इसके लिए सरकार के साथ साथ जो धनी वर्ग के व्यक्ति थे उनसे भी मदद मांगने की सिफारिश उन्होंने घोषणा पत्र में किया था। तो इस प्रकार से उन्होंने ये सिफारिश की थी जिससे कि शिक्षा का जो बोझ था वो कम हो सके। तो बोर्ड के घोषणा पत्र की जो सिफारिशें थी इस प्रकार से, तो सिफारिश में अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। आगे अगले वीडियो में हम जो है आपको सिफारिश के बारे में बताएंगे कि बोर्ड के घोषणा पत्र में क्या क्या और सिफारिश किया गया था। इसके साथ ही वीडियो को हम समाप्त करते हैं।